संसद सत्र के साथ ही जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की बात कही गई तो सदन के भीतर ये बात हुई, लेकिन उसके ठीक बाहर, मतलब ठीक बाद बाहर जो है, मदनी कहते हैं कि जो वंदे मातरम कहता है वो कमजोर है। अपने वरिष्ठ पत्रकारों से मैं जरा इस पर भी थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगी। वंदे मातरम पर चर्चा करने से पहले एक बात मैं थोड़े कहना चाहूंगा। राकेश जी ने एक मुद्दा उठाया कि प्रश्नकाल और शून्यकाल चलना चाहिए, तो मुझे ध्यान आया कि जब संसद के 50 साल पूरे हुए थे तो 2002 में स्वर्ण जयंती जब मनाई जा रही थी तो उस समय लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था कि प्रश्नकाल में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा और शून्यकाल में भी कोई सेंट्रल हॉल में नहीं, उसमें केंद्र में नहीं आएगा, टेबल के सामने नहीं आए। संगमा जी उस समय स्पीकर थे, तो विशेष सत्र था। उस सत्र में ये रेजोल्यूशन हो जाने के बाद नियमावली में भी परिवर्तन किया गया और नियमावली में भी डाला गया कि कोई अगर इसमें बाधा पहुंचाएगा या खड़ा होगा स्पीकर की इजाज़त के बिना तो उसको अपने आप निष्कासित माना जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। इसके बावजूद अब आप देखिए कि सोमवार को जिस वक्त हंगामा किया विपक्ष ने, उस समय उसके बाद पर्यावरण का मुद्दा प्रियंका वाड्रा ने उठाया, लेकिन सोमवार को 3 प्रश्न पर्यावरण पर लगे हुए थे और कांग्रेस के सांसदों के लगे हुए थे, उस पर चर्चा नहीं की गई और अगले दिन उसको मुद्दा उठाया गया। और 2 दिन पहले राहुल गांधी पर्यावरण को लेकर के कुछ महिलाओं से मिले थे, तो पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा था, तो पर्यावरण के तो सवाल पहले दिन ही लगे हुए थे, उसी दिन वो मुद्दा क्यों नहीं उठा लिया गया? तो उस वक्त मुद्दा उठाना चाहिए था। और फिर 2 दिन बर्बादी की बात है, तो सोमवार को किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया सदन में कि हम इस पे बहस करवाने को तैयार, चर्चा को तैयार है। तो फिर मंगलवार को क्यों बाधा पहुंचाई गई, मंगलवार को क्यों हंगामा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्ष कई बार गंभीरता से चीज़ों को नहीं लेता है, इस वजह से। तो अब हम वंदे मातरम का मुद्दे को लेते हैं। अगले दिन बैठक हुई, बैठक में सारा एजेंडा तय हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हुआ हंगामा मंगलवार को फिर से। अब वंदे मातरम जो है वह मुद्दा मैं समझता हूं सरकार की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। उस राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है एक फैसला एक ढंग से संसद से आने वाला है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने उस समय 1923 में काकीनाडा के अधिवेशन में यह गलती की थी कि उस पर एक कमेटी बना दी गई कि वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाए या ना गाया जाए, बोला जाए या ना बोला जाए, जबकि वो 27 साल से पहले लगातार बिना बाधा बोला जा रहा था, 27 से भी ज़्यादा सालों से। तो उसमें जो जिस प्रकार एक कमेटी बनी, उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस भी थे और सुभाष चंद्र बोस ने उस कमेटी में इस बात का विरोध किया था कि इसमें कोई काट छांट की जाए, और काट छांट की गई। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद एक चिट्ठी भी लिखी जवाहरलाल नेहरू को कि मैं इसके खिलाफ हूँ, ये इसमें काट छांट नहीं की जानी चाहिए। तो वो सारे मुद्दे मैं समझता हूँ आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो राजनीतिक मुद्दा एक मैं समझता हूँ कि एक जिस प्रकार ये वंदे मातरम पर बहस करने का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग एक तरह से कांग्रेस पर, खासतौर पर नेहरू परिवार पर ये हमला करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। और उसमें मैं समझता हूँ पहले वो कर लिया जाएगा, उसके बाद जो वोटिंग पर अगले 2 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म पर जो चर्चा होनी है वो उतना दमदार ही नहीं रहेगी उसके बाद। और दूसरा ये है कि जिस पर चर्चा विपक्ष चाहता है उस पर तो चर्चा बेसिकली तो रिकॉर्ड में तो नहीं आएगी, वैसे बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार विपक्ष पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी वोटिंग सूचियों के पुनरीक्षण को मुद्दा बना रहा है, यह मुद्दा संसद का नहीं है, ये संसद का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये संसद की समय की बर्बादी है। इसके अलावा और ये काल्पनिक मुद्दा भी है, ये काल्पनिक मुद्दा भी है और ये मुद्दा नहीं। विपक्षी मुद्दा लगातार उठा रहा है। अनुराग सर, मदनी का स्टेटमेंट मैं चाहूंगी उसी पर आप थोड़ा सा विस्तार दें कि वंदे मातरम जो कह रहा है वो कमजोर है। वंदे मातरम जैसे पर या वंदे मातरम पर इस तरीके की सियासत क्या विपक्ष अपने एजेंडे में शामिल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रतीक्षा जी, इस समय सबसे बड़ा एक जो पिछले 5-7 सालों से एक वैक्यूम बना है, वो वैक्यूम ये है कि मुसलमानों का असली नेता कौन है? क्या कांग्रेस मुसलमानों की नेता है
या अखिलेश यादव जी मुसलमानों के नेता हैं, या लालू जी नेता हैं, या और भी बहुत सारे नेता हैं, या ओवैसी को मान लिया जाए, ममता जी निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में हर वो व्यक्ति जिसने मुसलमानों के एजेंडे पे थोड़ा सा मुसलमानों के मैं हक तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा तो कोई हक वाली बात यहाँ नहीं, लेकिन उनके नेता बनने की जो बात है वो हर आदमी रिंग फेंक रहा है। कौन मेरे तरफ आ जाए, कब छल्ला चला जाए कि किसकी लग जाए। तो अब मुसलमानों ने, कांग्रेस से भी उनका विश्वास उठ गया है, लालू जी से भी उठ गया है, मुलायम सिंह जी से भी उठ गया है, मतलब उनकी पार्टियों से। अभी टीएमसी वाला कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि उनको ममता जी पे यकीन है या नहीं है। तो एक नई पोजीशन ओपन हुई है, उसको मैं कॉर्पोरेट भाषा में कहूं, वो है मुसलमानों के नेता की। तो हर आदमी उसमें अपना चांस बनाने के चक्कर में है। तो मदनी जी ने भी उसी दिशा में ये काम किया है। अच्छा, दुर्भाग्य की बात यह है कि यहां पे थोड़ा सा एक आता है कि थोड़ा सा हम लोग भी उनकी, मतलब इसी तरह से वो बड़े नेता बने भाई, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम नेताओं में माने जाते हैं, तो उनको इस तरह से हम लोगों ने ही बनाया है कि उनके विवादास्पद बयानों पे हम लोग बहुत ज़्यादा तूल दे के उनको बड़ा बना रहे हैं और उनको बड़ा बन के मज़ा आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा इनके इस आचरण पे कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और इसमें भी ये मदनी जी का ये बयान सरकार को परेशान नहीं कर रहा है, ये परेशान उन पार्टियों को कर रहा है जो अभी तक मुस्लिम वोट के ठेकेदार बने हुए थे। राकेश सर, मदनी की चर्चा तो सदन के बाहर हुई। समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, क्या हमें जिहाद करना ही पड़ेगा या हम जिहाद करने के लिए मजबूर हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट जब आप सदन में देते हैं, सत्र के दौरान देते हैं, जब पूरा देश आपको सुन रहा है, विदेशों से पत्रकार आते हैं, सुनते हैं जब सेशन चलता है, इस तरीके की बातें कैसे मतलब इसको कैसे पचाया जाए, कैसे पार्टियों के एजेंडे में ये आ गया कि आप सदन के भीतर बैठकर जिहाद की बात कर रहे हो? देखिए, देश में जो मुस्लिम आबादी है वो आज की डेट में उसी तरह भ्रमित खड़ी है जैसे किसी टाइम पे आपकी दलित आबादी खड़ी थी। और उस मुस्लिम आबादी को अपने साथ जोड़ने के लिए सारी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो आपने सपा सांसद की बात की, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मदनी साहब के बयान का समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि जिहाद की आवश्यकता है। तो जो वर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इस समय पर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है कि हम मुसलमान को अपने साथ कैसे जोड़ें। तो आप तीन तरह से देखिए कि जैसे मदनी जी का बयान आया, हुमायूं अपने पूर्वज बाबर की मस्जिद बनाने की बात कर रहे। पिताजी थे बाबा, पिताजी अकबर नाती थे। तो मैं बंगाल वाले हुमायूं को ही बोल रहा हूँ, पूर्वज हुए बाबर जब वो अपनी मस्जिद बनवा रहे थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि अलग अलग राज्यों से एक स्वर निकल रहा है और खासकर उन राज्यों से स्वर निकल रहा है जहां मुस्लिम आबादी प्रभावी है। अब ये स्वर आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ से नहीं निकलेगा, ये आपको निकलेगा बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ सबको लग रहा है कि जो मुस्लिम आबादी वो हमारे साथ आ जाए। और इस मामले में कांग्रेस जो है तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि दलित और मुसलमान हमारे साथ आ गया तो हमारी नैया पार लग जाएगी। और आप जिसका जिक्र पहले की थी कि इतने चुनाव वो हार गए, अब विनोद जी ने कहा कुछ चुनाव जीते भी हैं, तो मुझे लगता है हारने की संख्या कम करना चाहते हैं राहुल जी और जीतने की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए सारी कसरत जो कांग्रेस कर रही है वो कर रही मुसलमान को जोड़ने की, और उसी का नतीजा है कि आप बिहार हार गए हैं। और बिहार हारने का कारण इसीलिए था क्योंकि उन्होंने डिरेल कर दिया तेजस्वी यादव के पूरे चुनाव को, वोट यात्रा निकाला और उस वोट यात्रा के साथ उन्होंने सीमांचल की सीटों पे फोकस रखा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो एसआईआर हो रहा है, उस एसआईआर में जो बीएलए दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से वो है 16,000, और वो 16,000 बीएलए उन 43 सीटों पे दिए गए हैं जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 43 सीटों पे फोकस करके चल रही है, बिहार में भी 50 सीटों पे फोकस करके चल रही थी। तो ये जो जिहाद का शब्द आया है, जिहाद का शब्द महमूद मदनी जी की तरफ से दिया गया और अब उसको सब लोग लपकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इस जिहाद से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, वोटर, मुस्लिम वोटर हमारी तरफ होगा। समीर सर, इसके पहले भी आपने कहा कि जनता को भी सोचना चाहिए कि वो
किसको चुनकर भेज रही है। ये विडंबना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इस वक्त जिस तरीके से सत्ता पक्ष की प्लानिंग है, विनोद सर भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि क्यों इतना हार्ड विपक्ष को कहा जाता है, क्यों अगर हार गए हैं तो विपक्ष में बैठे हैं तो क्यों उनको पिन करना चाहिए, क्यों उनकी आलोचना करनी चाहिए। क्या प्लानिंग की या क्या स्ट्रैटेजी की कमी सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रही है, इसलिए सत्र की ये स्थिति है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये तो जो सत्ता पक्ष में है उनकी राजनीति करने का एक तरीका होता है, और किस तरीके से विपक्ष को और ज़्यादा मतलब आप उसको हारे हुए को और हराओ, मतलब मानसिक रूप से इतना तोड़ो कि वो किसी अगले चुनाव के लिए तैयार न हो सके। तो ये रणनीति रहती है चुनाव में। और 2014 के बाद ये ज़्यादा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब दिल्ली में आई है, तो उनकी जो दो कार्यशैली ये करने की वो इस तरीके से कि बिल्कुल विपक्ष को पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म करना। और राजनीति में होता है ये, राजनीति में कोई इस तरीके से दाया भाव की राजनीति होती है, राजनीति निर्मम होती है। अगर आप निर्मम तरह की राजनीति करोगे तभी आप सर्वाइव लंबे समय तक कर पाओगे। तो पार्टी उस रणनीति पर चल रही है कि भाई विपक्ष के ऊपर तंज कसना, हारने पर और कहना, 2 बार विपक्ष का नेता का पद नहीं मिला उसको लगातार बनाए रखना। तो इस तमाम तरह के मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है, फिर विपक्ष भी इस तरीके से बयान मतलब झुझलाहट में कई बार देता है। तो मुझे लग रहा है कि अब राजनीति में मतलब आरोप प्रत्यारोप एक लिमिट के बाहर चले गए। ऐसा नहीं कि पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय लगते थे, नरसिम्हा राव 92 में थे उस समय भी रहा है। लेकिन उस समय के जो राजनीतिक थे उनके एक मुझे लगता है एक भाषा की मर्यादा थी और एक लक्ष्मण रेखा को लांघते नहीं थे, मतलब एक सम्मान बना रहता था आपस के बीच में। अब मुझे लगता है वो पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गया है, और न भाषा की मर्यादा बची है, न किसी तरह का कोई लिमिट है। जिसको जहाँ तक लगता है वो वहाँ तक जाके उस तरीके से बोलता है। अब तंज में क्या क्या कहा जाता है, तंज का अर्थ निकालेंगे तो कितने अर्थ निकल सकते हैं, उन तमाम तरह की चीज़ें सत्ता पक्ष भी करता है और विपक्ष भी करता है। मुझे लग रहा है कि अब ये लगातार चलने वाली प्रोसेस होगी। उसमें फिलहाल मुझे किसी तरह की सुधरने की गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष बहुत सक्षम स्थिति में है और विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो विपक्ष की इतनी स्थिति नहीं, और विपक्ष के अंदर भी जिस तरीके से गुटबंदी बनी हुई है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन अपने आप को मानती नहीं है, अखिलेश यादव अपने को उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता मानते हैं, वो राहुल गांधी को बहुत भाव देने को तैयार नहीं है। साउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेलिन अपने आप को ज़्यादा बड़ा नेता मानते हैं। तो ये जो बटा हुआ विपक्ष है इंडिया गठबंधन में, वो इस स्थिति में नहीं है कि एक मिलकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके या कोई उनके सामने एक बड़ा मोर्चा खड़ा कर सके। तो फिलहाल सत्ता पक्ष मजबूत है, तो विपक्ष को सब सहना होगा। और जब विपक्ष थोड़ी स्थिति में आएगा, मजबूत स्थिति में आएगा, तो मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष का टोन भी बदलता है। अगर आप सामने वाला विपक्ष भी मजबूत देखते हैं तो उस स्थिति से चीज़ें भी बदलती है। अगर विधानसभा में भी देखो और आप लोकसभा में भी देखो, विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी फिर एक सहयोग की और आपसी सामंजस्य बनाने की। 235 सीटें विपक्ष की। नहीं, विपक्ष में वो तो कहाँ एकजुट है, इंडिया गठबंधन आपस में कहाँ एकजुट है, सिर्फ नाम की संख्या, एकजुटता नहीं, नाम की संख्या है, एकजुटता नहीं है, संख्या तो गिनाई जाती है, तो उसके कारण ये इनके बीच में आपस में चल रहा है। और जिस दिन बेहतर स्थिति में विपक्ष आएगा तो विपक्ष से बुला के बात भी की जाएगी, चर्चा भी की जाएगी सभा चीजों को लेके। फिलहाल मुझे ये दूर का कोड़ी नजर आ रही है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो स्थिति राजनीति में बनी हुई है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, संतुलन वाला जो गैप है वो बना रहेगा। अभी ऐसा लग रहा है। विनोद सर, सत्र चल रहा है, आपने भी कहा कि इतना पिन नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई, जब 2 सीटें आई तो नहीं की गई थी। सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी आप स्ट्रैटेजी पे प्लान नहीं कर रहे हो। आप सदन में क्या सवाल उठाना है, पर्यावरण के क्वेश्चन लगे हुए हैं और आप शोर शराबा करके बाहर आके और बाइट दे रहे हो कि नहीं नहीं पर्यावरण पर बात होनी चाहिए, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों के बीच में क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो AI का वीडियो जनरेट कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी चाय बेच रहे हैं? ये सारी चीजें सेल्फ गोल नहीं दिखाती हैं? ये प्लानिंग की कमी नहीं दिखाती है? नहीं, मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको कतई इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इस तरह का वीडियो बना करके और उसको मजाक बनाया जाए। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी उनकी भी IT सेल कई बार राहुल गांधी का ऐसे ही मजाक उड़ाती है बना करके, तो उसमें, लेकिन मुझे लगता है फिर भी कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष वाले करते हैं तो ये उनकी गलती है, और जो कांग्रेस करती है तो उसकी गलती। ये कम से कम वही हम लोग बात कर रहे थे, पिछले नेताओं में रिश्तों की एक मर्यादा थी। कभी हमने नहीं देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की मजाक उड़ाई जा रही हो या सोनिया गांधी की मजाक बाद में उस तरह से उड़ाई गई। पहले तो जरूर जर्सी गाय वगैरह कहा गया, लेकिन एक समय बाद ये चीज़ें थम गई थी। तो ये मुझे लगता है कि और AI बना करके इससे हासिल कुछ नहीं होता है। आप चाय बेचते हुए और वो दिखा देंगे, कुछ दिन चल जाएगा सोशल मीडिया पे, क्या हासिल होगा? जो आपका वोटर है वो उसे ताली बजा देगा, जो विरोधी है वो उसको कंडेम करेगा। इससे कोई अतिरिक्त लाभ किसी दल को नहीं मिलता है किसी भी नेता का मजाक उड़ाने से। मेरा तो मानना, राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, लेकिन पप्पू बनने के बाद भी 99 सीटें आ गई ना कांग्रेस की। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रयासों से थोड़ा बहुत तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन कोई राजनीतिक लाभ बड़ा नहीं मिलता। उसकी बजाय बेहतर हो आप अपने संगठन पर ध्यान दीजिए,
आप अपने उन जहाँ जहाँ जो कमजोरियाँ हैं, जो मुद्दों को उठाने में जो कमजोरी है, या पार्टी के भीतर जो कमजोरियां हैं, अनुशासन की जो कमी है, कर्नाटक या और राज्यों में जो इस तरह की समस्या आ रही है, उन पर ध्यान दीजिए और उसके बाद चुनौती दीजिए सत्ता पक्ष को। एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने सहयोगियों के साथ संवाद करिए, उनको एकजुट करिए, इस पर फोकस करिए, बजाय कि ये इस तरह के वो बनाने के। मैं इससे भी कतई सहमत नहीं हूँ। वंदे मातरम वाली बात पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में बाकायदा स्वीकृत है और उसको माना गया है, और इसीलिए पार्लियामेंट के सत्र का जब सत्रावसान होता है तो वंदे मातरम का गायन भी होता है उसमें, और राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम। अब वो अलग बात है कि उसे 2 स्टैंजा लिए गए, अब उसमें बहस होगी, संसद में सामने आएगा, सरकार कटघरे में खड़ा करेगी जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि नेहरू को कटघरे में खड़ा किए बिना सरकार का काम नहीं चलता। वो तो शायद दिल्ली के प्रदूषण के लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार हैं, तो वो तो आएगा। लेकिन उसका जवाब भी होगा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया था गांधी जी को कि भाई ये 2 संजाई रखिए। तो ये सब चीज़ें आएंगी अपनी तरफ से, ठीक है। जनता के सामने वो सच आना चाहिए, जो भी इतिहास में तथ्यात्मक रूप से जो रहा हो, तथ्यात्मक सच आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए डिबेट हो रही है, कौन किस पे भारी पड़ेगा वो अलग बात है। बंगाल चुनाव भी है, ठीक है। वंदे मातरम, बंगाल चुनाव तो पिछली बार भी था जब दाढ़ी भी रखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टाइल में, तो वो तो प्रतीकात्मक सब होता है उसकी। ये मथुरा मंदिर की पूजा भी हुई थी बांग्लादेश में जाकर। अभी आप कहें कि इस तरीके की आलोचना से कुछ मिलता नहीं है। हाँ, तो मैं तो तथ्य रख रहा हूँ, ये तो तथ्य ना। मैं मथुरा मंदिर में बांग्लादेश में जाकर प्रधानमंत्री जी ने पूजा की थी, बंगाल चुनाव के दौरान ही की थी। तो ये प्रतीकात्मक होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति में हर नेता, राजनीति, ममता बनर्जी भी अपने को बंगाली अस्मिता का प्रतीक बना के कुछ पेश करेंगी, तो ये तो रहेगा। मेरा मतलब ये है कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो निहायत निरर्थक और मतलब क्या कि वाहियात आप कह सकते हैं कि इस तरह का बयान देना, जो राष्ट्रगीत के रूप में जब स्वीकृत है और आज़ादी के आंदोलन का गीत है वो, और कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया जाता रहा, उसमें हिंदू मुसलमान सब गाते थे। तो इसलिए इस तरह का बयान दे करके, और जो अभी कहा कि मुस्लिम नेतृत्व शून्यता है, सही बात, शून्यता है मुस्लिम नेतृत्व, लेकिन मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी ये कभी मुसलमानों के सर्वस्वीकार्य नेता नहीं रहे हैं। ये मौलाना है, उलेमा हैं, देवबंद के हैं। सर, एक नैरेटिव जैसा बनाने की मुसलमानों के कोशिश नेता जो दिखाई रहे हैं वो राजनीतिक दलों में रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे वामपंथी पार्टियों में रहे हों, चाहे समाजवादियों के बीच में रहे हों, चाहे वो और पार्टियों में रहे हों, लेकिन वो राजनीतिक नेता ही रहे हैं। वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हों, जयाउर रहमान अंसारी हों, या उसके पहले मौलाना आज़ाद हों, जो भी आज़ादी के बाद जो मुस्लिम नेता स्वीकार रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही नेता रहे हैं। ये इस तरह के, जैसे कोई कह दिए कोई साधु महात्मा, कोई पुजारी जो है हिंदुओं का नेता कैसे हो सकता है? हिंदू अगर मान लीजिए नेता हिंदुओं के हुए भी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के नेता हैं वो माने। तो मुझे लगता है ये मौलाना साहब तो अपना एड्रेस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। और वंदे मातरम जो है वो आज़ादी के आंदोलन का तराना है, इसलिए उससे किसी को परहेज अगर होता है तो वो उचित नहीं है। और इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, लेकिन अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो बहुत सारी धुंध भी साफ होगी, तो अच्छा है, मुद्दा भी, बहस हो, मुद्दा भी अच्छा होगा। सर, सेशन 1 हफ्ते का बीत चुका है, कहानी तो कुछ वैसी दिख नहीं रही कि अंत बहुत अच्छा होने वाला। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं सर? दरअसल वंदे मातरम पे बहुत चर्चा चल रही है, तो वंदे मातरम पे जो संशोधन हुआ उसका रास्ता तो हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने 1930 में दिया था, जब उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम में एक लाइन जोड़ दिया, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो 1930 में दांडी मार्च में जब उन्होंने ये लाइन जोड़ी और उसका मूल जो था उसको हटाया, तो वही ताकत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिली, और उस दौरान उन्होंने वंदे मातरम पे संशोधन किया कि 2 लाइन रखी जाए, और वही ताकत आज भी चली आ रही, जो मदनी जैसे व्यक्ति उसी ताकत के आधार पे ही वंदे मातरम पे टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ आज़ादी के पहले से ही इस पर टिप्पणी करने का एक रास्ता बनाया गया, जो मुझे लगता है कि आने वाले अनादिकाल तक चलता रहेगा। वंदे मातरम मुद्दा रहेगा, बीजेपी इसे अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश करेगी, और जैसा कि विनोद सर भी कह रहे थे कि हो सकता हो कि नेहरू भी आए, हो सकता हो गांधी भी आए, यहाँ भी वंदे मातरम पर सार्थक चर्चा हो गई, अभी तक सदन में नहीं गए हुए। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, और क्या जिहाद सदन में कह देना या इस तरीके की बात कह देना कि जो ये बोलते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ये सबसे क्या माहौल ही ख़राब होता है? इसका आउटपुट तो कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता।
भारत में तुष्टीकरण की राजनीति का विष-बीज कितना पुराना है इसको थोड़ा सा समझना हो और उसने इस देश का कितना अहित किया है, नुकसान किया है, ये समझना हो तो केवल वंदे मातरम का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। फूट डालो और शासन करो की जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसका शिकार हमारे बड़े बड़े नेता भी किस तरीके से हुए और किस तरीके से स्वतंत्रता के संग्राम को भी हिंदुओं और मुस्लिमों के और बंगाल के और महाराष्ट्र के और दक्षिण के और उत्तर के संग्राम में परिवर्तित करने की साजिशें इस देश में हुई, उसके विस्तार में जाने का ये वक्त नहीं है, लेकिन संकेत काफ़ी है। 7 नवंबर 1875 को रचा गया बंकिम चंद्र चटर्जी का ये महागीत, जिसने राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम में ऊर्जा का प्रवाह किया, प्राण का संचार किया, सोई हुई जनता को जगाया, और वही 1882 में आनंद मठ के उपन्यास में आकर और अधिक, और जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगाने वाले किसकी तरफ है, इस सवाल का जवाब आपको सब कुछ बता देगा। ब्रिटिश सरकार उस गीत से इतनी भयभीत हो गई कि इसको गाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसकी पंक्तियां और उसकी पैराग्राफ हटाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को ये तय कर लिया था कि आज़ादी के बाद भी सुख से नहीं जीने देना है। ये देश आज़ादी के बाद भी कैसे इस हिंदू मुस्लिम के विष बीज से त्रस्त रहे, इसकी जो साजिश रची गई है वो तब रची गई है जब इस गीत को प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा कर दिया। हम पर 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटिशों को सही कौन साबित कर रहा है? ये विष बीज साबित कर रहा है। जिस गीत के पीछे पूरा देश खड़ा था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम अंश हैं, वो डाले गए हैं, साजिशन डाले गए हैं, और आज तक हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और आज उसके 150वीं वो मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए भी हम संसद में बहस करते वक्त उसी विष बीज को घोल घोल कर पी रहे हैं। इसका मतलब हम अगले 150 साल तक भी उस विष बीज से मुक्त नहीं होने का संकल्प ले रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है इस देश के लिए? जिस गीत को आजादी का प्रेरणा स्रोत बनाकर आगे तक याद रखा जाना चाहिए था, और यह भी एक राजनीति ही रही कि वो राष्ट्रगान नहीं बनकर राष्ट्रगीत बनकर रह गया, और जनगण मन हमारा वो बना रहा। इन सारी साजिशों को, इसके पीछे की राजनीति को, इस जहर को घोलने वाले के उद्देश्यों को जो नहीं समझेगा वो इस पर बहस करेगा। मुझे इस पर बहस नहीं करनी, केवल इतना कहना वंदे मातरम। टिप्पणी जरूर करूंगा कि उसका मुख्य उद्देश्य बंगाल का चुनाव है, क्योंकि बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी भी आए, रविंद्रनाथ टैगोर भी आए, और जिस बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी आए उसी बंगाल की धरती के लोग कैसे अब वंदे मातरम का विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो वोट हारेंगे, ये उसका उद्देश्य है। जैसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी सदन के भीतर जब वंदे मातरम पर चर्चा होगी। लगातार शीतकालीन सत्र जारी है और हंगामा भी दिखाई पड़ रहा है। मुद्दे शायद विपक्षी दलों के लिए या सत्ता पक्ष के लिए भी जनता गौर दिखाई देती है, लेकिन वो उनकी जो विरोध करने की स्थिति है, उनका जो तरीका है, वही वो प्राथमिक बनाए हुए नजर आते हैं। यही विडंबना है हमारे संसदीय पूरे कार्यप्रणाली की। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। लगातार शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।